तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, कल आप लोगों का पेपर है और समाज विज्ञान में भी अगर 90% लाना चाहते हैं तो मेरे प्यार विद्यार्थी, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। और इस वीडियो में जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी को आपको याद करके ही जाने पड़ेंगे, ठीक है। किसी कीमत पर याद करके जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनना तय है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए, पहला प्रश्न मैं आप लोगों को दिखाता हूं क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि याद करके आपको जाना है। देखिए, पहला प्रश्न यह है कि भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, उत्तर लिखेंगे कि दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने 1916 ईस्वी में बिहार के चंपारण से अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। यहाँ के किसान नील की खेती के विरोध में आंदोलन चला रहे थे। तो पहला आंदोलन कौन सा था उनका, तो नील की खेती के लिए सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत उन्होंने किया था बिहार के चंपारण से, वो भी किस सन में 1916 में किया था, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि G77 देशों से आप क्या समझते हैं। G77 को किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है, व्याख्या कीजिए। या तो G77 संगठन विकासशील देशों ने क्यों बनाया, ठीक है, यह प्रश्न है। तो उत्तर कैसे लिखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर में लिखेंगे आपके विकासशील देशों को 1950-1960 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं से कोई उचित लाभ नहीं मिल सका। इस समस्या को देखते हुए एक नई आर्थिक प्रणाली G77 का गठन हुआ और G77 जो है वो विकासशील देशों का एक समूह था जिन्हें 1994 में ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन में होने वाले नियमों से कोई लाभ नहीं हुआ था। ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ था, जिन्हें ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें भी कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये वाला प्रश्न पूछिए मत, ये प्रश्न तो बनना तय है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, कैसे लिखेंगे इसका उत्तर कि 1848 ईस्वी में जर्मन संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर निर्वाचित संसद द्वारा नियंत्रित राष्ट्रीय राज्य बनाने की प्रयास किया गया था और प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकृत आंदोलन का नेतृत्व किया और प्रसा के मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क जो थे उनको इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है और विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया जर्मनी का एकीकरण और कब और कैसे हुआ था, ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखिए, यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फ्रांस की क्रांति के दो परिणाम बताइए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या लिखेंगे उत्तर में कि फ्रांस की क्रांति के दो परिणाम निम्न हैं। कौन कौन। पहला कि फ्रांसीसी क्रांति ने पुराने राजशाही आदेश पर सवाल उठाया और एक लोकप्रिय राष्ट्रवाद के विकास को प्रोत्साहित किया। और दूसरा परिणाम था इसका कि फ्रांसीसी क्रांति ने पितृभूमि नागरिक और फ्रांसीसी लोगों के बीच एक नई फ्रांसीसी ध्वज जैसा विचार दिया। इसने सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून के साथ केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत भी किया उसने। तो फ्रांस की क्रांति के दो परिणाम पूछता है एग्जाम में बहुत बार, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और देखिए पूछता है सबसे ज़्यादा इटली का एकीकरण कब हुआ था, ठीक है, इटली का एकीकरण कब हुआ था। तो क्या लिखेंगे कि संयुक्त इटली की जो घोषणा हुआ था वो 1860 ईस्वी में हुई थी तथा इटावली राज्यों को सर्वोपत्ति से पिडमांट के साथ एकजुट किया गया और रोम सार्डिनिया का एक हिस्सा बन गया। इस तरह इटली का एकीकरण कब हुआ, 1871 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न जो कि आपको याद करके जाना यह है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहते हैं, वे संसाधन जिनकी जो प्राप्ति होती है ना जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे आपका मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पशुधन और मत्स्य जीवन आदि, ये सब जैव संसाधन है। अजैव संसाधन तो वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टान हुआ, धातु हुआ, ठीक है। तो जो निर्जीव वस्तु से मिलकर बने होते हैं उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जो जीव से प्राप्त होते हैं, जीवमंडल से प्राप्त होते हैं, उसे जैव संसाधन कहते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नेक्स्ट क्या है
कि भूमंडलीय या वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए भूमंडलीय को ही वैश्वीकरण कहते हैं, पूछता है बहुत ज़्यादा एग्जाम में। तो लिखेंगे कि एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से तथा संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का एक दूसरे से विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से जुड़ा होना ही भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बिल्कुल आपको तैयार होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? साइमन, देखिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, उत्तर कैसे लिखेंगे आप कि साइमन कमीशन जॉन साइमन के अंतर्गत गठित किया गया था और इसका उद्देश्य था कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था के कार्य की समीक्षा करना और सुझाव देना था। ठीक है, उससे कहते हैं साइमन कमीशन गठन क्यों किया गया था। बस 2 नंबर के लिए पूछता है, तुरंत बता देंगे आप आंसर। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है कि रेशम मार्ग क्या थे? पूछ लेता है छोटा सा 2 क्वेश्चन के लिए कि रेशम मार्ग क्या था। तब देखिए रेशम मार्ग व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क का एक ऐसा मार्ग था जो एशिया के बड़े भागों के परस्पर जुड़ने के साथ यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका से भी क्या होता था, उसको जोड़ता था। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, होप आपको क्लियर हो गया होगा यह प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि 1871 ईस्वी में जर्मनी का सम्राट किससे घोषित किया गया? तो क्या लिखेंगे? 1871 ईस्वी में प्रासा के जो शासक थे कौन? विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया? क्या लिखेंगे कि गांधी जी ने अपने पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में तर्क दिए कि प्यार और अफसोस की जो शक्ति है ना, एवं हथियारों की शक्ति, वह असीम एवं अधिक प्रभावी है। हथियार एवं हिंसा हमेशा नुकसान करते हैं, वे कभी दया नहीं करते। गांधी जी का यह भी सुझाव था कि असहयोग आंदोलन जो है चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखिए 1832 ईस्वी की संधि का नाम बताइए जिसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्रीय की मान्यता दी। तो देखिए 1832 ईस्वी की जो कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दिया था। ठीक है, चलिए आई होप क्लियर हो गया। यह प्रश्न तो आपको याद होना चाहिए कि नमक सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों चलाया था। तो देखिए नमक पर ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया था। उन्होंने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के तटीय शहर दांडी के लिए साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की, जहां उन्होंने नमक कानून का भी क्या किया था, उल्लंघन किया। ठीक है, तो इस प्रकार नमक सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों चलाया था, पूरा का पूरा डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और ये वाला प्रश्न तो पूछिए मत, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार के हथियार का प्रयोग किया गया था। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार आधुनिक हथियार का उपयोग किया गया था, जिसमें मशीन गन थे, आपके टैंक थे, हवाई जहाज था और रासायनिक हथियार आदि भी क्या थे उसमें शामिल थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कौन सा फसल उगाई जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों उत्तर कैसे लिखेंगे कि काली मृदा का रंग काला होता है और इसे रेंगन मृदा भी कहते हैं और यह लावाजनक सैलों से बनती है और यह मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और इसे काली कपास मृदा के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। जितना बता रहे बस उतना ही जल्दी जल्दी नोट कीजिए और याद करके पहुंचिए एग्जाम में। ठीक है, चलिए प्रश्न क्लियर हो गया ना। इसके बाद ये वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम पूछा है, इस बार भी पूछा जाएगा कि मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो पूछता है कि मृदा अपरदन क्या है। तो क्या लिखेंगे आप कि भूमि की जो ऊपरी परत के हट जाने की प्रक्रिया को ही मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन का सबसे बड़ा कारण जो है वो तेज बहने वाला जल तथा तेज बहने वाली पौने हैं। तो देखिए सबसे पहला कारण तेज बहने वाला जल, मतलब तेज बहाव से जल जब आए, चाहे तेज बहाव से आंधी हवा बहने वाला हो। ठीक है, क्योंकि तेज तब जल बहेगा तो मिट्टी के कण को बहा ले जाएगा, हवा बहेगा तो मिट्टी धूल कण उड़ा ले जाएगा। ठीक है, और ये दोनों मृदा की ऊपरी उपजाऊ की परत को अपने साथ बहा कर ले जाती हैं और भूमि को कृषि के लिए अनुपयोगी बना देती हैं। वे अपने
वो अपने भवन निर्माण कार्यों से प्रेरित होकर रोड़ी, बजरी, संगमरमर, बदरपुर आदि प्राप्त करने की इच्छा से छोटी छोटी बड़ी पहाड़ियों को गहरे गड्ढों में परिवर्तित कर देते हैं और मृदा अपरदन के कारण मृदा के उपजाऊपन पर बड़ा विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो मृदा अपरदन तो आपको किसी कीमत पर क्लियर याद होना चाहिए। और यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है बहुत बार एग्जाम में कि चिपको आंदोलन क्या है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिपको आंदोलन जो है ना, वनों की रक्षा के लिए चलाया गया आंदोलन है। और इस आंदोलन का सूत्रपात जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय क्षेत्र में किया। और इसके अंतर्गत लोग जो हैं वह पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें काटने नहीं देते। और यह आंदोलन वनोवृक्षों की कटाई रोकने में सफल भी हुआ। साथ ही इस आंदोलन ने यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों ने प्रजातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान भी सफल बनाया जा सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आप इसे क्लियर कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्व का वर्णन कीजिए। चलिए जानते हैं सबसे पहले कि जैव विविधता का अर्थ क्या होता है। कि जैव विविधता जो है जीवमंडलों में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जैव विविधता वनस्पति एवं प्राणियों में पाए जाने वाले जातीय विभेद को प्रकट करती है। भूपृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता अरबों वर्षों से हो रहे जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। और पर्यावरण ह्रास के कारण जैव विविधता का क्षय हुआ है और जीवों को अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई हैं तथा कई संकटग्रस्त भी आए हुए हैं। ठीक है, तो जैव विविधता का अर्थ यह है। चलिए अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा IMP देख सकते हैं कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए हैं, उसकी 2 शर्तें लिखना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या लिखेंगे कि पूना पैक्ट पर गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के हस्ताक्षर हुए। सितंबर 1932 में हुए पूना पैक्ट की 2 शर्तें निम्नलिखित हैं। कौन कौन? पहला, अम्बेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को वापस ले लेना। और दूसरा कि दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण दिया जाना। ठीक है, तो ये 2 शर्तें थे। तो आई होप क्लियर हो गया आप लोगों को। और इसी के साथ जस्ट हम आगे बढ़ेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लिखेंगे कि मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं और विभिन्न मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों से मृदा अपरदन होता रहता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की जो रोकथाम के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं। कौन कौन? पहला कि देखिए पर्वतीय ढालों पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है और इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। और दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में पट्टी कृषि के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जाता है और इसमें बड़े क्षेत्रों को पट्टियों में बांटा जाता है और फसलों के बीच घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं और यह पौनों द्वारा जनित बल को क्या कर देती हैं, कमज़ोर करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आई होप क्लियर हो गया होगा। प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि चावल की उपज के लिए आवश्यक 3 भौगोलिक दशाओं का वर्णन करना है। तो देखिए क्या लिखेंगे कि देखिए भारत में अधिकांश लोगों का जो खाद्यान्न जो है वो चावल है। चीन के बाद भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। चावल एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में तो इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। चावल जो है उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों में और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है धात्विक खनिज किसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धात्विक खनिज, तो जिन खनिजों से धातु प्राप्त होता है, जिनमें चमक होती है तथा जिनको कूट पीट कर चादरों के रूप में डाला जा सकता है और तारों के रूप में खींचा जा सकता है, धात्विक खनिज कहलाता है। जैसे आपका लोहा हुआ, सोना हुआ आदि, ये सब क्या है, धात्विक खनिज है। चलिए अगला प्रश्न है जल दुर्लभता क्या है, इसके 3 मुख्य कारण बताइए। ठीक है, तो लिखेंगे कि जल के विशाल भंडार तथा नवीकरणीय गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस की जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। और विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी या दुर्लभता के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। ठीक है, सिंपल 2 नंबर के लिए प्रश्न आता है, तुरंत आप इसका उत्तर देके नंबर उठा लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत की 4 रबी और 4 खरीफ फसलों के नाम बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय होता है, अब बनेगा भी।
तो लिखेंगे कि भारत की 4 प्रमुख जो रबी फसलें हैं वो गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों है तथा खरीफ फसलों में चावल हुआ, मक्का हुआ, ज्वार, बाजरा हुआ, अरहर हुआ, मूंग हुआ, उड़द हुआ, कपास हुआ, जूट हुआ, मूंगफली आदि प्रमुख हैं। ठीक है, तो आई होप आपको भारत की 4 रबी की फसल भी और 4 खरीफ की फसल का ज्ञान हो गया होगा। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न बनना तय होता है। ठीक है, बनेगा भी यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है। तो देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना को स्वतंत्र के पश्चात, मतलब स्वतंत्रता के पश्चात शुरू किया गया था बहुउद्देशीय परियोजना को। और इस परियोजना का उद्देश्य जो है नदी के जल को संग्रहित करके जल संसाधनों का समुचित प्रबंधक विकसित करना होता है। ठीक है, करना है, बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि रबी की किसी एक फसल का नाम एवं उसके बोने का समय बताइए। तो लिखेंगे कि देखिए, गेहूं जो है एक रबी की फसल है जो शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काट ली जाती है। ठीक है, तो रबी की फसल, तो खरीफ की फसल पूछता है कि खरीफ की किसी एक फसल का नाम एवं उसके बोने का समय बताइए। तो देखिए, खरीफ की फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। जैसे धान एक खरीफ फसल है। इसके बाद देखिए, पूछता है कि भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए कोई 2 उपाय सुझाइए। तो क्या लिखेंगे कि भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के 2 उपाय निम्नलिखित है। कौन कौन? देखिए, पहला तो किसानों को उन्नत बीज तथा उर्वरक सस्ते मूल्य पर मिलने चाहिए। ठीक है, और दूसरा कि उपज का पर्याप्त मूल्य मिले तथा उसके भंडारण को व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए, ये प्रश्न पूछता है बहुत ज़्यादा, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप क्लियर हो गया होगा। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बार पूछता है, क्या है? इस प्रश्न को तैयार करके जाना आप लोगों को कि व्यापार से आप क्या समझते हैं, स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखेंगे कि देखिए, राज्य व देशों के बीच विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है और स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर निम्नलिखित है। क्या कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं कि 2 देशों के मध्य विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है और यह जो है समुद्री, हवाई व स्थलीय मार्गों द्वारा स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक विकास का सूचक होता है। ठीक है, और यह आपका स्थानीय व्यापार, तो एक देश के अंदर विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान स्थानीय व्यापार कहलाता है और स्थानीय व्यापार जो है शहरों, कस्बों और गाँवों में होता है। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये प्रश्न आपको एकदम क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है, कोई भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों यह है कि मरियाना और जर्मेनिया कौन थे जिस तरह उन्हें चिन्हित किया गया, उसका क्या महत्व था। तो सबसे पहले डालेंगे कि मरियाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यह एक जो है ईसाई लोकप्रिय नाम है जिसे फ्रांस ने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित करने के लिए नारी के रूप में चिन्हित किया था मरियाना को, और अतः यह फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया। मरियाना की जो प्रतिमाएं थी वो सार्वजनिक स्थानों पर लगाई गई ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता एवं प्रतीक का स्मरण होता रहे। मरियाना के चित्र सिक्कों व डाक टिकटों पर भी अंकित किए गए। तो मरियाना का कंडीशन रहा, पूरा अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। जर्मेनिया क्या भाई, जर्मेनिया को देखते हैं। तो देखिए, यह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी और जर्मेनिया के प्रत्यक्ष साक्ष्य अभिव्यक्ति के लिए वह वलुत वृक्ष के पत्तों को मुकुट पहनती हैं जिसे जर्मन वीरता का प्रतीक माना जाता है। और जर्मेनिया के हाथ में जो तलवार दी गई उस पर जर्मन राइन की रक्षा करती है वो अंकित है। जर्मनिया का चित्र जो है स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को भी प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करता है, उसे जर्मनिया कहते हैं। तो जर्मनिया भी क्लियर हो गया, मरियाना भी आपको पूरा क्लियर हो गया। मरियाना जर्मनिया होता क्या है, किसे कहते हैं उन्हें, तो पूरा का पूरा डाउट क्लियर है। उसका महत्व क्या है वो भी हमने बता रखा है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, 3 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो लिखा जाएगा इनके बारे में कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन के दौरान एक जुलूस निकाला जा रहा था और इसका नेतृत्व कर रहे
लोगों पर पुलिस के जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे भीड़ जो है आक्रोशित हो गई तथा उसने पुलिस बल पर हमला कर दिया। पुलिस के जवान अपनी जान बचाने को थाने में छिप गए थे और प्रदर्शनकारियों ने थाने को घेर कर जला दिया, मतलब थाने को घेर कर ही जला दिया, जिसमें एक थानेदार और 22 पुलिस के जवान जलकर मर गए। इस घटना से गांधी जी अत्यंत मतलब दुखी हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी और गांधी जी के इस निर्णय की अनेक नेताओं ने भी आलोचना किया, किंतु गांधी जी अपने निर्णय पे क्या रहे, अड़िग रहे, मतलब अपने निर्णय पे टिके रहे और उन्हें असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया, किसी की बात उसने सुना नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, होप आपको क्लियर हो गया कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपने इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया, आई होप क्लियर हो गया होगा, जरूर से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।